हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सभी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम है, APO का एग्ज़ाम है, LLB LLM इंटर्न्स एग्ज़ाम का एग्ज़ाम है, तो तब आपके लिए जो है MCQ की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है और आपको डेली MCQ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप हमारे वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़कर डेली MCQ की प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, नए नए क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो भी कैंडिडेट हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज की हमारी वीडियो के अंदर केवल CPC के क्वेश्चन होने वाले हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर CPC पर क्वेश्चन जो है बनाइए, तो आज की वीडियो में CPC के क्वेश्चन होने वाले हैं और जो है हम स्पीड में करते हुए चलेंगे। 20 क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कम से कम समय में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या उसका एग्जैक्ट आंसर है उसके बारे में आपको आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द CPC डील विद अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन से कौन सा हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है जो डील करता है। क्या सेक्शन नंबर 52 है, सेक्शन नंबर 53 है, सेक्शन नंबर 54 है, या फिर सेक्शन नंबर 55 है। तो इसका सही जवाब है, उससे पहले हिंदी में इसका क्या अर्थ बन रहा है उसको समझ लेते हैं। CPC की निम्नलिखित में से कौन सी धारा गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित है, तो वो है हमारी सेक्शन नंबर 55, धारा नंबर 55 इससे डील करती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 55 ऑफ CPC, जजमेंट डेप्टर में बी अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एट अर्लियर मॉर्निंग, सेकेंड ऑप्शन है आफ्टरनून, थर्ड ऑप्शन है एट एनी हावर, फोर्थ ऑप्शन है 10 AM। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। CPC निर्णय की धारा 55 के अनुसार किसी भी डिग्री के निष्पादन में देनदार को गिरफ्तार किया जा सकता है सुबह के समय, अर्लियर मॉर्निंग, दोपहर के समय, या फिर किसी भी समय पर, या फिर 10 बजे। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि किसी भी समय पर उसको यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है। किसको? जजमेंट डेप्टर को, जिसके अगेंस्ट में जो है डिग्री प्रोनाउंस कर दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट एंड और डिटेंशन ऑफ ए वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर ए मनी, यानी कि किसी भी महिला के अगेंस्ट डिग्री पास कर दी गई है, अब उसे अरेस्ट करने से रोकने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोविजन है CPC के अंदर। कौन सा सेक्शन है ये पूछा गया है। सेक्शन 55, सेक्शन 56, सेक्शन 57, या फिर सेक्शन 58। हिंदी में क्या अर्थ बन रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा पैसे के लिए डिग्री के निष्पादन में महिला की गिरफ्तारी और हिरासत पर रोक से संबंधित है। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 56 है। इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको पढ़ना होगा अगर किसी के साथ भी ऐसा किया जा रहा है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। What is the period of detention in a civil prison where the degree is for the payment of a sum of money exceeding 5,000 rupees? तो क्या होगा? 6 वीक होगा, 3 मंथ होगा, 8 वीक होगा, या फिर 6 मंथ होगा। सिविल जेल में हिरासत की अवधि क्या होगी जहां 5,000 रुपए से अधिक की राशि के भुगतान का आदेश कर दिया गया है, कि यह कहा गया है कि आपको 5,000 रुपए से ज्यादा कुछ भी अमाउंट हो वो जो है कोर्ट ने अवॉर्ड कर दिया है और डिग्री प्रोनाउंस कर दी है। तो ऐसे में सिविल प्रिजन में डिटेंशन का पीरियड क्या होने वाला है, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये होने वाला है हमारा 3 मंथ। 3 मंथ यानी कि 3 महीने। इसके संबंध में आपको सेक्शन नंबर 58 ऑफ CPC को पढ़ना होगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 58 ऑफ CPC, एनी पर्सन
any person shall be released from the detention in a civil prison before the expiration of the said period। अगर किसी भी व्यक्ति को सेक्शन 58 के अनुसार अरेस्ट कर लिया गया है, सिविल प्रिजन में उसे डाल दिया गया है, तो उसको रिलीज कब किस सिचुएशन में किया जा सकता है, इन सभी पॉइंट्स के अनुसार। तो पहला ऑप्शन है ऑन द अमाउंट मेंशन इन द वारंट फॉर हिज डिटेंशन बीइंग पेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन। सेकेंड ऑप्शन है ऑन द डिग्री अगेंस्ट हिम बीइंग अदरवाइज फुली सेटिस्फाइड। थर्ड ऑप्शन है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज सो डिटेन। और फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से इन सभी को ही शामिल किया गया है। हिंदी में क्या अर्थ निकल रहा है, सीपीसी की धारा 58 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उक्त अवधि की समाप्ति से पहले सिविल जेल से नजरबंदी से रिहा कर दिया जाएगा जब उसकी हिरासत के वारंट में उल्लेखित राशि सिविल जेल के प्रभारी अधिकारी का भुगतान किए जाने पर, यानी कि उसने भुगतान कर दिया है। दूसरा ऑप्शन है उसके विपरीत डिग्री पर अन्यथा पूर्णतः संतुष्ट होने पर। और तीसरा ऑप्शन है उस व्यक्ति के अनुरोध पर जिसके आवेदन पर उसे इस प्रकार हिरासत में लिया गया है। और उपरोक्त सभी पढ़ने से ही पता चल रहा है ये सभी ऑप्शन जो है इसके सही है। और इसका फोर्थ ऑप्शन इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसके संबंध में आपको कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना होगा, सेक्शन 58 स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द सेक्शन डील विद द प्रॉपर्टी लायबल टू द अटैचमेंट एंड सेल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। यहाँ पर कुर्की की बात की गई है, बिक्री की बात की गई है, सेल की बात की गई है। तो कौन सी ऐसी सेक्शन है सीपीसी में जो बात करती है जहां पर प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा और प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा डिग्री के एग्जीक्यूशन में? तो सेक्शन नंबर 55, 56, 57 या फिर 60। तो इसके संबंध में हमारी कौन सी धारा है? धारा नंबर 60 है सीपीसी की, जो आपको पढ़नी होगी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए शूट इज डिसमिस रॉन्गली ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग बैरड बाय द लिमिटेशन। The order of dismissal would be operate as a res judicata and bar a subsequent suit on the same cause of action। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट गलत है? क्या ये डिपेंड करेगी एक दूसरे के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पर, या इसमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है? हिंदी में इसका क्या अर्थ बन रहा है समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आ रही है, आपको लग रहा है कोई दूसरा ऑप्शन सही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट और कैंडिडेट का वो क्वेश्चन गलत ना हो। किसी भी मुकदमे को परिसीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया जाता है और बर्खास्तगी का आदेश पूर्व न्याय के रूप में कार्य करेगा और कार्रवाई के उसी कारण पर बाद में मुकदमे को रोक देना, यानी कि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर ऐसा होता है तो इस स्टेटमेंट के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? क्या ये स्टेटमेंट डिपेंड करती है फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पर? तो कौन सा इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ए शूट इज डिसमिस रॉन्गली ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग बैड बाय द लिमिटेशन, द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल वुड बी ऑपरेट एज ए रेस जुडिकाटा और एंड बार एंड सब्सिक्वेंट शूट ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड दैट। सीपीसी का आदेश नंबर 7 नियम नंबर 11 किस चीज से रिलेटेड है? क्या वो रिटर्न ऑफ प्लांट के बारे में है, रिजेक्शन ऑफ प्लांट के बारे में है, शूट के डिसमिसल के बारे में है? और वो डिपेंड करता है केस के फैक्ट के ऊपर, उससे डील करता है। ये हमारा इसका सही जवाब है। आप सभी को पता होगा रिजेक्शन ऑफ प्लांट की बात की गई है। 7/11 की एप्लीकेशन हम लगाते हैं कोर्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इन ए शूट ऑफ ए रिकवरी ऑफ 25 लाख द डिफेंडेंट फाइल इट्स रिटर्न स्टेटमेंट एंड प्लीड दैट इट डज नॉट ओवन एनी मनी
to the plaintiff, but in effect it is entitled to recovery of sum of 40 lakh from the plaintiff. The defendant, however, does not file any counter claim. Can the defendant file a counter claim as the subsequent stage in the suit or file a fresh suit seek a recovery of 40 लाख? तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है द काउंटर क्लेम एंड शूट वुड बी बैरड। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेकंड ऑप्शन कह रहा है ओनली द काउंटर क्लेम वुड बी बैरड। थर्ड ऑप्शन है द डिफेंडेंट कैन फाइल बोथ एदर काउंटर क्लेम और ए शूट। और फोर्थ ऑप्शन है डिफेंडेंट क्लेम स्टैंडर्ड अबेंडन्ड। इसको हिंदी में एक बार और समझ लेते हैं कि क्या अर्थ इसका निकल रहा है, ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाए। सॉरी, रुपए की वसूली के लिए एक मुकदमे में 25 लाख प्रतिवादी अपने लिखित बयान दाखिल करता है और अनुरोध करता है कि उस पर वादी का कोई भी पैसा बकाया नहीं है, लेकिन वास्तव में वह रुपए की राशि वसूली का हकदार है और वादी से 40 लाख रुपए की वसूली का हकदार है। हालांकि प्रतिवादी कोई भी प्रतिवाद दायर नहीं करता है, तो क्या प्रतिवादी मुकदमे के बाद के चरण में प्रतिदावा दायर कर सकता है या रुपए की वसूली के लिए नया मुकदमा दायर कर सकता है जो कि 40 लाख रुपए है? तो इसका सही जवाब क्या है कि वो काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है और वो फ्रेश शूट भी फाइल कर सकता है। तो इसका सही जवाब है डिफेंडेंट कैन फाइल बोथ एदर ए काउंटर क्लेम और ए शूट। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। प्रतिवादी प्रतिदावा या मुकदमा दोनों दायर कर सकता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। ए फाइल्ड ए शूट ऑफ पार्टेशन इन द partition in the High Court of Delhi against her brother B, and B rely upon a will executed by his father bequeath the entire state in his favor। तो कौन सा ऑप्शन इसके संबंध में सही है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, B has to necessarily file a counter claim seeking probate of the will। सेकेंड ऑप्शन है an issue will to be filed as to the genuineness and validity of the will which B can establish without seeking probate। थर्ड ऑप्शन है B has a necessarily file a separate probate petition। एंड फोर्थ ऑप्शन है द शूट फॉर द पार्टीशन विल बी स्टे until B obtain a probate। हिंदी में इसका क्या अर्थ बन रहा है समझ लेते हैं। ए ने अपने भाई बी के खिलाफ में दिल्ली उच्च न्यायालय में विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया और बी अपने पिता के द्वारा निष्पादित वसीयत पर निर्भर करता है जिसमें पूरी संपत्ति उसके पक्ष में दी जाएगी। तो इसके संबंध में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही बन रही है वो आपको यहाँ पर पता लगाना है। कौन सी स्टेटमेंट सही बन रही है ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। पहला ऑप्शन है बी को वसीयत की प्रोबेट की मांग करते हुए अनिवार्य रूप से एक प्रतिदावा दायर करना होगा। और दूसरा ऑप्शन है वसीयत की वास्तविकता और वैधता के बारे में एक मुद्दा तैयार किया जाएगा जिससे बी प्रोबेट मांगे बिना स्थापित कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है बी को आवश्यक रूप से एक अलग प्रोबेट याचिका दायर करनी होगी। और फोर्थ ऑप्शन है विभाजन का मुकदमा तब तक रुका रहेगा जब तक कि बी प्रोबेट प्राप्त नहीं कर लेता। तो इसके संबंध में कौन सा सही जवाब है, ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। और ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अंडर ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 70 ऑफ CPC द कमिटमेंट ऑफ ए ट्रायल टेकन प्लेस व्हेन द इशू इज फ्रेम, when the affidavit in evidence are filed, when the affidavit in evidence are tendered by the witness। और फोर्थ ऑप्शन है once cross examination has begun। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। CPC के आदेश 6 नियम 12 के तहत दलीलों में संशोधन के उद्देश्य से मुकदमे की शुरुआत हो सकती है
पहला ऑप्शन है जब मुद्दों को तैयार किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है जब साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र दाखिल किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है जब साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र गवाह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है जहां पर एक बार जिरह शुरू हो गई है यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है। तो इसके संबंध में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, समझ लेते हैं कौन सा इसका सही जवाब है। व्हेन ए डिग्री ऑफ ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल of immovable property has been made and the purchaser within a period allowed by the court does not pay the purchase money which with the court has ordered him to pay। अब क्या करेगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है द वेंडर में अप्लाई in the same shoot in which the degree is made to have the contract rescinded। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। जहां अचल संपत्ति की बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए डिग्री की गई है और खरीदार अदालत द्वारा अनुमति अवधि के भीतर खारिज राशि का भुगतान नहीं करता है, जिसे अदालत ने उसे भुगतान करने का आदेश दिया है, तो ऐसे में जो पहला ऑप्शन है विक्रेता उसी मुकदमे में आवेदन कर सकता है जिसमें अनुबंध रद्द करने का आदेश दिया गया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, कब ग्रांट नहीं होगी, निषेधाज्ञा कब नहीं दी जा सकती। पहला ऑप्शन है टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम institution or prosecution any proceeding in the court not subordinate to that from which the injunction is sought। ये तो यहाँ पर सही नहीं है और यहाँ पर पूछा गया है इंजंक्शन कब ग्रांट नहीं होती है, तो इसके संबंध में जो हमारा पहला ऑप्शन है वही सही है, वही बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति को ऐसी अदालत में कोई भी कार्रवाई शुरू करने या मुकदमा चलाने से रोकने से जो उस अदालत के अधीन नहीं है जहां से निषेधाज्ञा मांगी गई है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द प्रिंसिपल अनश्राइन इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्वा इंजंक्शन आर नॉट अप्लीकेबल टेम्पररी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हिंदी में समझ लेते हैं। निषेधाज्ञा के लिए विशेष राहत अधिनियम में निहित सिद्धांत सीपीसी के आदेश नंबर 39 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा पर लागू नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, नॉट करेक्ट है ये। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए डिफेंडेंट इन ए शूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहला ऑप्शन है कैन टेक ए प्ली ऑफ लॉफुल टाइटल एंड इन अल्टरनेटिव द प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन। सेकेंड ऑप्शन है कैन नॉट टेक ए प्ली ऑफ लॉफुल टाइटल इन द एंड इन द अल्टरनेटिव द प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन एज टू आर एंटी-एथिकल टू ईच अदर। थर्ड ऑप्शन है कैन टेक ए प्ली ऑफ लॉफुल टाइटल एंड अल्टरनेटिव द प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन एंड सक्सीड ऑन द बोथ। और फोर्थ ऑप्शन है कैन बी टेक ए लॉफुल टाइटल एंड इन अल्टरनेटिव प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन एंड इन सक्सीड ऑन अदर। हिंदी में इसको एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अचल संपत्ति पर कब्जा वापस पाने के मुकदमे में एक प्रतिवादी सबसे पहला ऑप्शन है वैध स्वामित्व की दलील दे सकता है और वैकल्पिक रूप से भी प्रतिकूल कब्जे की दलील दे सकता है। सेकंड ऑप्शन है वैध स्वामित्व की दलील नहीं दे सकता और इसके विकल्प में प्रतिकूल कब्जे की दलील नहीं दी जा सकती क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। थर्ड ऑप्शन है वैध स्वामित्व की दलील दे सकता है और वैकल्पिक रूप से प्रतिकूल कब्जे की दलील दे सकता है और दोनों पर सफल हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है वैध स्वामित्व की दलील दे सकता है और वैकल्पिक रूप से प्रतिकूल कब्जे की दलील दे सकता है और दोनों में से किसी एक पर सफल हो सकता है। इसके संबंध में हमारा जो सेकंड ऑप्शन है
वो इसका सही जवाब है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है समझते हैं। इफ एनी पर्सन इन डिस्पोजेशन ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट अदरवाइज देन in the due course of law, he may and by a suit recovery possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit within a period of 6 months from the date of possession, 3 months, 1 year और 3 year। यदि किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रियाओं के अलावा उसकी सहमति के बिना अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तो वह एक मुकदमे के माध्यम से उस पर कब्जा वापस पा सकता है, भले ही ऐसे मुकदमे में कोई भी अन्य शीर्षक स्थापित कर दिया जा सकता हो। कितनी अवधि के भीतर? बेदखली की तारीख से 6 महीने या फिर 3 महीने, 1 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो इसका सही जवाब है 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। A court is empowered to grant an injunction to perform the negative agreement. First option है when the contract comprise an affirmative agreement to do a certain act coupled with a negative agreement not to do a certain act. Second option है in all cases where the contract comprise an affirmative agreement to do a certain act. थर्ड ऑप्शन है ओनली इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए म्यूजिकल परफॉर्मेंस। फोर्थ ऑप्शन है ओनली इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टेज परफॉर्मेंस, म्यूजिकल एंड थियोरेटिकल। तो इसका कौन सा सही जवाब है हिंदी में भी समझ लेते हैं। एक अदालत को नकारात्मक समझौते को निष्पादन करने के लिए निषेधाज्ञा देने का अधिकार है। निषेधाज्ञा देने का अधिकार है जहां अनुबंध में एक निश्चित कार्य करने के लिए एक सकारात्मक समझौता शामिल है, साथ ही एक निश्चित कार्य ना करने के लिए एक नकारात्मक समझौता भी शामिल है। दूसरा ऑप्शन है उन सभी मामलों में जहां एक अनुबंध में एक निश्चित कार्य करने के लिए एक सकारात्मक समझौता शामिल होता है। तीसरा ऑप्शन है केवल संगीत प्रदर्शन के अनुबंध में के मामले में। और फोर्थ ऑप्शन है केवल संगीत में या फिर नाटकीय मंच प्रदर्शन के अनुबंध के मामले में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन ए शूट ऑफ ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर द ब्रीच in a subsequent of such performance, the court concluded that true the defendant is in a breach, but the discretion implicit in the grant of relief of specific performance be not exercised in the favor of a plaintiff. The court in such a situation, in the absence of the claim in the plant for compensation, cannot award such compensation to the plaintiff। इसका सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन। हिंदी में इसका समझ लेते हैं क्या अर्थ निकल कर आ रहा है। अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के मामले में वादी ने ऐसे निष्पादन के प्रतिस्थापना में उल्लंघन के लिए मुआवजे का दावा नहीं किया है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यथास्थिति प्रतिवादी उल्लंघन कर रहा है, लेकिन विशिष्ट प्रदर्शन की राहत लेने में निहित विवेक का प्रयोग वादी के पक्ष में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में कोर्ट वाद पत्र के मुकदमे में दावे के अभाव में वादी को ऐसा मुआवजा नहीं दिया जा सकता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगर आप बोर हो रहे हो तो 1-2 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे फिर स्टॉप कर देंगे। एन एजेंसी इज ए टर्मिनेटेड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ एजेंट। सेकंड ऑप्शन है बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी, बाय द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल। और फोर्थ ऑप्शन है इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फॉर ग्रांटिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज बीन फुलफिल। पहला ऑप्शन है द बिल्डिंग इज डिस्क्राइब इन ए कॉन्ट्रैक्ट इन ए टर्म स्पेसिफिकली प्रिसाइज टू अनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द बिल्डिंग। सेकेंड ऑप्शन है द प्लेंटिफ हैज सफिशिएंट इंटरेस्ट in the performance of the contract made the interest is of such a nature that the compensation in money for non-performance of contract is not adequate relief. Third option है the plaintiff has in pursuance to the contract obtained possession of the whole or any part of the land on which a building is to be constructed and fourth option है all of the above। हिंदी में इसका क्या अर्थ बनना है कि किसी भी भवन के निर्माण के लिए अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से किस शर्त को पूरा किया जाना अनिवार्य है। पहली शर्त क्या है, इमारत का वर्णन अनुबंध के पर्याप्त रूप से सटीक शब्दों में किया जाना चाहिए ताकि अदालत इमारत की सटीक प्रवृत्ति का निर्धारण कर सके। सेकेंड ऑप्शन है वादी के अनुबंध के निष्पादन में पर्याप्त रुचि है और ब्याज इस प्रकार है कि अनुबंध के गैर प्रदर्शन के लिए धन में मुआवजा पर्याप्त राहत नहीं है। थर्ड ऑप्शन है प्रतिवादी ने अनुबंध के अनुसरण में उस संपूर्ण भूमि या उसके किसी भी भाग का कब्जा प्राप्त किया है जिस पर भवन का निर्माण किया जाना है और उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द एक्ट ऑफ ए सबमिशन ऑफ ए टेंडर इज एन एक्ट टू मेक एन ऑफर परसुएंट टू द नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। सेकेंड ऑप्शन है एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कंटेन इन द नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। थर्ड ऑप्शन है एन एक्ट ऑफ इंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ ऑप्शन है एन एक्ट ऑफ मेकिंग ए काउंटर प्रपोजल इन परसुएंस टू द नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। तो इसके संबंध में हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के बाद वीडियो को फिनिश कर देंगे। व्हेन consent to an agreement is caused by coercive, fraud or misrepresentation, the agreement is not a contract. The agreement is contract voidable at the option of parties whose consent was so caused. Third option है the agreement is a contract voidable at a option of either party और fourth option है the agreement is binding contract between the party। जब किसी भी समझौते के लिए सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी, गलत बयानी के कारण होती है तो समझौता कोई अनुबंध नहीं है। यह समझौता उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय अनुबंध है यानी कि वॉइडेबल है और जिसकी सहमति इस प्रकार ली गई थी। तीसरा ऑप्शन है समझौता एक अनुबंध है जिसे किसी भी पक्ष के विपरीत में रद्द किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है समझौता पार्टी के बीच में बाध्यकारी अनुबंध है। इसके संबंध में हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। आई होप आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन ले पाए होंगे। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप चाहते हैं मैं डिटेल में डिस्कशन करवाऊं, आप चाहते हैं मैं कंबाइन वीडियो बनाऊं 1 पर 2 पर 3 पर सभी सब्जेक्ट पर, जैसे आप चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे।